हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और अभी हम लेकर के आए हैं क्लास 11th का फिजिक्स भौतिकी का फर्स्ट चैप्टर जो आपका है भौतिक जगत के नाम से फर्स्ट चैप्टर है। इसको हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में और पूरे चीज़ को आप लोग को बहुत बढ़िया से बताया जाएगा इसमें, और नोट्स के माध्यम से आपको बताएंगे। और चूँकि आप जानते हैं कि ये जो फर्स्ट चैप्टर है थोड़ा यहाँ पर बुक से पढ़ेंगे आप लोग तो उसमें टफ शब्द दिखाने को मिलेंगे और थोड़ा कठिन वर्ड देखने को मिलेंगे, तो उसको हम बहुत ही अपने भाषा में करके यहाँ नोट्स बनाए हैं और इस नोट्स को आप लोग को बताएंगे। इस नोट्स को आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। पूरा देखिए वीडियो, इसमें सब आपको बताया जाएगा कैसे क्या करना है। देखिए क्लास 10th के बाद आप 11th में आएंगे तो 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है ये एक तरह से ये आपका परिचय है। ये परिचय बताया जाएगा इसमें कि क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, तो इसी के लेकर के ये फर्स्ट चैप्टर बनाया गया है। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं और जो भी है उसको हम बहुत अच्छे से यहाँ पर नोट्स में तैयार कर दिए हैं। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं और वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि आपके हर एक वीडियो आपको मिलता रहे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए टॉपिक यहाँ पर दिया गया है विज्ञान क्या है, व्हाट इज़ साइंस। प्रकृति के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। देखिए इसमें आप लोगों को हर चीज़ को यहाँ पर बढ़िया सा लिखा गया है। प्रकृति के क्रमबद्ध मतलब होता है लगातार। कोई भी ज्ञान, कोई भी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, तो उससे हम लोग बोलेंगे क्रमबद्ध। एवं सुव्यवस्थित ज्ञान, सुव्यवस्थित मतलब होता है अच्छा तरीक़ा से, व्यवस्थित ढंग से जो ज्ञान हमें मिलता है उसी को बोलते हैं विज्ञान के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर सेकंड पॉइंट है साइंस शब्द लैटिन शब्द सिंटिया से बना है जिसका अर्थ होता है जानना। इसका अर्थ क्या होता है? जानना। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए बोल रहा है कि विज्ञान प्राकृतिक घटनाओं को विस्तृत एवं गहनता से समझने का सुव्यवस्थित प्रयास है। विज्ञान क्या है? तो विज्ञान जो प्राकृतिक घटनाएं घटित होती है वो प्राकृतिक घटनाओं के बारे में जानने के लिए एक सुव्यवस्थित प्रयास है। एक सुव्यवस्थित क्या है आपका ये, यहाँ पर सुव्यवस्थित ढंग से इसमें विज्ञान में इसका अध्ययन करते हैं प्राकृतिक घटनाओं के बारे में। ये कोई भी घटनाएं किस तरह से हो रही है। प्राकृतिक घटना मतलब कि प्रकाश जो चल रहा है, प्रकाश क्या है ना, बादल जो होते हैं, कैसे बारिश आता है, ये सब कौन घटना है? ये प्राकृतिक घटना है। ठीक है, जिससे प्राप्त ज्ञान से भविष्य कथन, संशोधन एवं नियंत्रण का कार्य किया जा सकता है। प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे हम, तो प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करने के बाद ही हम जो भविष्य में जो होगा उसके बारे में कुछ हम बता सकते हैं, है ना। तो विज्ञान में इसी का अध्ययन करते हैं कि प्राकृतिक और प्राकृतिक के नियमों और उनके होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट है, आप लोग भी इसे क्या करेंगे, आप नोट्स बना सकते हैं या नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं बताऊंगा कैसे आप लोगों को करना है। विज्ञान सदैव गतिशील है। गतिशील मतलब विज्ञान हमेशा चलता रहा है। विज्ञान में कोई भी सिद्धांत अंतिम नहीं होता है। देखिए कितना अच्छा बात लिखा गया है, विज्ञान में कोई भी सिद्धांत अंतिम नहीं होता है। आप देखे होंगे कि जब खोज होता है तो कोई वैज्ञानिक खोज दिया यहाँ कि हाँ ये होता है, फिर कोई दूसरा आया बोला कि नहीं इसके आगे भी ये होता है ना। तो विज्ञान में कोई भी सिद्धांत जो होता है, कोई भी थ्योरी होता है, वो अंतिम थ्योरी नहीं होता है, उससे आगे भी बढ़ता है। ठीक है, तो ये रहा विज्ञान के बारे में। अगला टॉपिक क्या है, देखिए अगला टॉपिक है विज्ञान के प्रमुख भाग। देखिए अगर आप बुक में देखेंगे ना तो बुक में आपके बहुत सारे चीज़ दिया गया है। उन सभी चीज़ों को आप लोग अध्ययन कीजिएगा ना तो उसमें बहुत आपको कठिन वर्ड मिलेंगे, उसे पढ़ने में आपको दिक्कत होगा। हमने क्या किया है, उस सारे चीज़ों में से हमने जितने भी मक्खन मलाई है उस सभी मक्खन मलाई को हमने यहाँ पर नोट्स में शामिल कर दिया है और इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है। इतना कर देंगे तैयारी आपके लिए बहुत काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्या है, बोल रहा है विज्ञान के प्रमुख भाग। विज्ञान के प्रमुख भाग कौन कौन है? भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। भौतिकी विज्ञान को फिजिक्स बोलते हैं, रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री और जीव विज्ञान को बोलते हैं बायोलॉजी। यहाँ पर देखा जाए तो रासायनिक विज्ञान को दो प्रमुख भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक, दूसरे को बोलते हैं अकार्बनिक रसायन जिसे बोलते हैं इनऑर्गेनिक। और यहाँ पर जंतु विज्ञान जो होता है, बायोलॉजी होता है, इसको भी दो पार्ट में बांटा गया है। जंतु विज्ञान जिसे हम लोग जूलॉजी के नाम से जानते हैं, जूलॉजी जंतु विज्ञान जिसके बारे में हम लोग जीवों के बारे में पढ़ते हैं जो कि जंतु है। और एक वनस्पति विज्ञान मतलब कि जिसके बारे में पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे बोलते हैं वोटनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोटनी बोलते हैं। तो ये रहा विज्ञान के प्रमुख भाग। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो आगे आपको देखने को मिलेगा भौतिकी विज्ञान यानी फिजिक्स के बारे में यहाँ दिया गया है कि फिजिक्स क्या है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं के बारे में
अध्ययन किया जाता है। देखिए कितना आसान शब्दों में आपको यहाँ पर लिखा गया है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है वह भौतिकी विज्ञान कहलाता है। फिजिक्स एक ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से बना है जिसका अर्थ है प्रकृति, जिसका अर्थ क्या होता है, प्रकृति होता है। ठीक, भौतिकी की विभिन्न शाखाओं को निम्न दो भागों में बांटा जा सकता है और भौतिकी की जो शाखाएं हैं वो दो प्रमुख शाखा है। कौन कौन है, चिरसमत भौतिकी जिसे बोलते हैं क्लासिकल भौतिकी, है ना, चिरसमत भौतिकी जिसे बोलते हैं क्लासिकल भौतिकी फिजिक्स, और एक होता है आधुनिक भौतिकी जिसे बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। तो भौतिकी का ये दो पार्ट आपका हो गया, चिरसमत भौतिकी और एक होता है आधुनिक भौतिकी क्लासिकल फिजिक्स और एक होता है मॉडर्न फिजिक्स। तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। देखिए आपका आ गया यहाँ पर चिरसमत भौतिकी, है ना, चिरसमत भौतिकी। ये देखिए क्या कहते हैं इसे कि भौतिकी की वह शाखा जिसमें हम लोग स्थूल प्रभाव, स्थूल मतलब क्या होता है, स्थूल मतलब होता है बड़ा, बड़ा होता है बड़ा, है ना। तो यहाँ बोल रहा है कि जिस भौतिकी की शाखा में हम लोग स्थूल प्रभाव क्षेत्रों की घटनाओं के अध्ययन करते हैं, मतलब बड़ी घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, चिरसमत भौतिकी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए यह सन 1900 से पूर्व की भौतिकी है। पूछेगा बताओ ये भौतिकी कब के लिए है, तो 1900 के पूर्व के जो भौतिकी है उसको हम लोग बोलते हैं चिरसमत भौतिकी, और 1900 के बाद जो भौतिकी के बारे में जो भी जानकारी प्राप्त हुआ है, जो बुक में लिखा गया है, वो आपका मॉडर्न फिजिक्स है। ठीक है, चिरसमत भौतिकी के प्रमुख प्रभाव क्या है, प्रमुख भाग क्या है, एक है यांत्रिकी, है ना। यांत्रिकी इस शाखा में स्थिर वस्तुओं को साम्य अवस्था एवं गतिशील वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। यांत्रिकी में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि स्थिर वस्तु जो है, कोई स्थिर वस्तु उसके साम्य अवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं कि वो स्थिर जो है, स्थिर किस प्रकार से है ना, उसके साम्य अवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं। और कोई गतिशील वस्तु है तो उसे गति के बारे में अध्ययन करते हैं, किस में करते हैं, यांत्रिकी में, है ना। और प्रकाशिकी आप लोग जानते हैं, क्लास 10 में ही पढ़े हैं ऑप्टिक्स, कि भौतिकी की इस शाखा में प्रकाश की प्रकृति, है ना, संचरण की कैसे चल रहा है, इसके द्वारा होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। इससे किस में किया जाता है, तो प्रकाशिकी में किया जाता है ना। ऊष्मागतिकी जो होता है थर्मोडायनेमिक्स, इसमें हम लोग भौतिकी के इस शाखा को में ऊष्मा के बारे में अध्ययन करते हैं, ऊष्मा और ताप के बारे में अध्ययन करते हैं, इनके नियमों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो हम बोलेंगे उसमें कि ऊष्मागतिकी भौतिकी है। और आगे आएंगे देखेंगे विद्युत चुंबकत्व, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। इस शाखा में हम विद्युत चुंबकत्व तथा विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में अध्ययन किया जाता है। देखिए ये जो पार्ट है आपका चैप्टर, केवल इसके बारे में जानकारी दे रहा है ना। इस सभी चीज़ों को आप लोग को एक बार पढ़ लेना है और इसे आप लोग को याद कर लेना है। और फर्स्ट चैप्टर जो है, फर्स्ट चैप्टर आप लोग को इसमें लॉजिकल नहीं है, जो चीज़ें उसको आप लोग को याद करना है। इसके बाद आपका जो सेकेंड चैप्टर होगा, सब चीज़ आप लोग को पूरा लॉजिकल चीज़ आएगा। ठीक है, ये जो चीज़ है आप लोग को इसे आप लोग को याद करना ही पड़ेगा, है ना, कि हाँ इसका इतना भाग होता है ना। अब इसके बताइए, अब इसमें दो भाग होता है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। हाँ, ये जो भौतिकी है 1900 के पूर्व जो भौतिकी है वो आपका क्लासिकल भौतिकी है ना, तो आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक, इसके बाद जो चैप्टर आएगा वो आपके लिए हर एक वहाँ पर आपको कंसेप्ट मिलेंगे। तो देखिए ध्वनि विज्ञान, है ना। ध्वनि विज्ञान में क्या होता है कि भौतिकी की इस शाखा में ध्वनि और कंपनों के या तरंगों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हो गया ये दूसरा भाग हो गया जिसे बोलते हैं आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स। यहाँ पर आप देखें कि भौतिकी के दो भाग होता है आपका, एक होता है क्लासिकल होता है, एक होता है मॉडर्न। तो क्लासिकल तो हम लोग पढ़ लिए, अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, मॉडर्न पढ़ेंगे। तो मॉडर्न में जो होता है, मॉडर्न में भौतिकी की वह शाखा जिसमें सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। तो अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि भौतिकी की वह शाखा जिसमें सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम लोग आधुनिक भौतिकी कहते हैं। देखिए यहाँ पर सूक्ष्म प्रभाव, और जो आपका चिरसमत भौतिकी था ऊपर वाला, ये ऊपर वाला भौतिकी आप यहाँ पर देखिए इसका पार्ट, इसमें स्थूल प्रभाव, मतलब स्थूल का मतलब होता है बड़े बड़े चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चिरसमत भौतिकी यानी क्लासिकल फिजिक्स। और यहाँ पर क्या होता है, सूक्ष्म प्रभाव, छोटे छोटे चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसके बाद इसे हम लोग किस में अध्ययन करेंगे, इसे हम लोग तो आधुनिक भौतिकी में अध्ययन करेंगे। और जिस भौतिकी के शाखा में हम लोग सूक्ष्म प्रभावों के अध्ययन करते हैं और उनके घटनाओं के अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडर्न फिजिक्स के नाम से जानते हैं। यह जो सन 1900 के बाद की जो भौतिकी है, ये आपका
वो भौतिकी आपका मॉडर्न फिजिक्स है। आधुनिक भौतिकी के प्रमुख भाग निम्नलिखित है। इसका प्रमुख भाग कौन कौन है भाई, देखिए यहाँ पर पहला भाग क्या है, आपेक्षिकता, है ना, रिलेटिविटी। भौतिकी की वह शाखा जिसमें लगभग, है ना, जिसमें लगभग प्रकाश के वेग से गतिशील पिंडों या कणों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपेक्षिकता कहलाती है। क्या कहलाती है वो, आपेक्षिकता कहलाती है। मतलब कि इसमें बता रहा है कि भौतिकी के जिस शाखा में प्रकाश के वेग से गतिशील पिंडों का अध्ययन किया जाता है ना, प्रकाश के जो वेग है उसके, है ना, वेग से गतिशील पिंडों के और कणों का अध्ययन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, आपेक्षिकता कहलाते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपेक्षिकता बोलते हैं। यानी वो कौन भौतिकी है, तो आपेक्षिकता भौतिकी है। ठीक है, अगला है, बोल रहा है क्वांटम यांत्रिकी। क्वांटम यांत्रिकी भौतिकी की वह शाखा जिसमें प्रकाश एवं कणों की दैत मतलब दूगो प्रकृति, है ना, दूगो प्रकृति। आगे पढ़ना है चीज़ों को, देखिए हम आपको बता रहे हैं, जितना आपको समझ में आ रहा है उतना समझिए, आगे सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। ये आपका परिचय पाठ है, ये केवल परिचय दे रहा है, आगे हर चीज़ को पढ़ना है, जिसमें हम लोग दैत प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं कि प्रकाश जो होता है दोहरा प्रकृति को दिखाता है, इसी को बोलते हैं दैत प्रकृति का अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम लोग क्वांटम यांत्रिकी के नाम से जानते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका अगला भाग है इसका परमाणु भौतिकी, है ना। परमाणु भौतिकी, इस शाखा में परमाणु की संरचना तथा परमाणु के गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है ना। इसमें परमाणु के बारे में अध्ययन किया जाता है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, परमाणु भौतिकी, एटॉमिक फिजिक्स के नाम से जानते हैं। अब एक आता है आपका 4 नंबर, नाभिकीय भौतिकी, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। भौतिकी के इस शाखा में परमाणु के नाभिक और उसके गुणों का अध्ययन करते हैं। जो परमाणु होता है उसके बीच में नाभिक जो होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके बारे में अध्ययन कहाँ करते हैं, तो न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लोग करते हैं। तो ये रहा भौतिकी के बारे में। अब यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर जानेंगे योगदान कि भौतिकी का प्रौद्योगिकी, है ना, प्रौद्योगिकी में क्या इसका, और प्रौद्योगिकी एवं समाज में भौतिकी का योगदान क्या है ना। तो देखिए पहले यहाँ पर भौतिकी के अनुप्रयोग पर आधारित कुछ उदाहरण क्या है, विद्युत उत्पादन, है ना। जो भौतिकी होता है ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित होता है। इसे आपको जितने ही चीज़ों को आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है। याद नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो इसे पढ़ लेना है, नोट्स तैयार कर लेना है। ये सभी चीज़ों को हम लोग अगले चैप्टर में, हर चैप्टर में इसको सभी का विस्तृत अध्ययन करना है। अभी यहाँ पर आपको बता दिए हैं, ये सब परिचय है ये, ठीक है। तो परिचय में आप लोगों को जितना शॉर्ट हो सका है उतना शॉर्ट हमने किया है ना। तो इसके बोलेगा कि योगदान किया है, तो भाई योगदान है कि बिजली बनता है, इंजन भौतिकी ही बनाया है, रॉकेट जो होता है भौतिकी के माध्यम से मिला है, वायुयान के उड़ान भौतिकी के माध्यम से मिला है, परमाणु भट्टी, ये सब क्या है, भौतिकी के ही देन है। और ये जो सब बना है ये सब देखो, विद्युत जो है ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है। इंजन जो है उसमें गति की प्रकार होता है, चलता है ना, चलते थे, अब तो करंट पे चल रहे हैं। रॉकेट नो देन है, रॉकेट नो मतलब हुआ रॉकेट को लॉन्चिंग जो करते हैं, है ना, वो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम और तृतीय नियम पर आधारित है। ये सभी चीज़ों को आगे पढ़ना हम लोग को। वायुयान के उड़ान, जो हम लोग को वायुयान उड़ते हैं, जहाज हेलीकॉप्टर जो उड़ते हैं वो किस सिद्धांत पर उड़ते हैं, तो बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है, या उस सिद्धांत को आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। परमाणु भट्टी नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। तो ये रहा आपका यहाँ पर बहुत प्रौद्योगिकी एवं समाज में भौतिकी का योगदान क्या है, तो ये रहा, ठीक है। प्रकृति में बल के बारे में बात करेंगे हम। प्रकृति के मूल बल जो होते हैं, फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। देखिए जो बल होते हैं, बल ऐसी भौतिक राशि जो किसी वस्तु या पिंड की स्थिति या गति में परिवर्तन कर दे, वह बल कहलाता है। जैसे कि किसी वस्तु में बल लगाएंगे, तो यहाँ पर कोई वस्तु है, बल लगाने से अगर ये वस्तु ये जगह छोड़कर यहाँ आ जाएगा तो कहेंगे क्या, कि इस पर वस्तु पर बल लगा है और बल के वजह से वस्तु यहाँ से यहाँ विस्थापित हो गई है, विस्थापित हो गई है, मतलब इसका स्थिति यहाँ पर था, अब इसका स्थिति यहाँ पर आ गई है। तो हम क्या बोलेंगे, बल एक ऐसा कारक है या ऐसा राशि है जो किसी पिंड पर या किसी वस्तु पर लगता है तो उसके स्थिति को चेंज कर देता है, उसकी स्थिति को परिवर्तन कर देता है। तो वही चीज़ यहाँ लिखा गया है कि बल ऐसी भौतिक राशि जो किसी पिंड या वस्तु पर लगकर, है ना, उसकी स्थिति या गति में परिवर्तन कर दे, उसे बल कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, तो अब देखो, मान लो कि गति में परिवर्तन, मान लो कि कोई वस्तु चल रही है, सीधे एक चाल से चल रही है, बल लगाकर उस वस्तु की गति को हम कम कर सकते हैं, फिर बल लगाकर उस वस्तु की गति को बढ़ा सकते हैं, या सेम कांस्टेंट रख सकते हैं। तो ये सब जो वस्तु में के कोई भी पोजीशन में परिवर्तन होगा, स्थिति में उसका परिवर्तन होगा, तो सब उसका मेन कारक कौन है, बल ही कारक है, ठीक है। तो बल समझ गए आप लोग, बल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, या आप पूरे इसके चैप्टर ही पढ़ना है आगे,
एक पूरा इस पर चैप्टर है एक पढ़ना आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा मोड़ा यहाँ पर ऊपर थोड़ा जानकारी आप लोगों को प्राप्त कर लेना है। हमने प्रकृति में पाए जाने वाले, है ना, बहुत सारे बलों के बारे में पढ़ा है। उनमें से कुछ बल जैसे घर्षण बल है, प्रतिरोधी बल है, श्यान बल है, उत्प्लावन बल है आदि व्युत्पन्न बल होते हैं, अर्थात ये अन्य बलों से उत्पन्न होते हैं। प्रकृति के कुछ बल ऐसे भी पाए जाते हैं जो अन्य बलों से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, वो मूल बल कहलाते हैं। ऐसे बल जो प्रकृति में अन्य बलों से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, उसे ही बोलते हैं मूल बल के नाम से जानते हैं, फंडामेंटल फोर्स के नाम से जानते हैं। वर्तमान समय में प्रकृति में निम्न 4 प्रकार के मूल बल होते हैं, और ये जो मूल बल होते हैं किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं। मूल बल जो होते हैं किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं। देखो यहाँ पर पहला कौन बल है, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, विद्युत चुम्बकीय बल हो गया, परबल नाभिकीय बल हो गया, है ना, दुर्बल नाभिकीय बल हो गया, है ना। तो ये सब बल जो कौन बल है, ये तो आपके मूल फोर्स हैं, ठीक है। आगे आएंगे इसके बारे में, सबके बारे में अध्ययन करेंगे बारी बारी से। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जानते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं 2 पिंडों के मध्य कार्य करता है। 2 पिंड है, 2 वस्तु है और 2 वस्तुओं के बीच एक बल लगता है। ये वस्तु चाहती है दोनों वस्तु खींच ले, है ना। तो 2 पिंडों के बीच जो बल कार्य करेगा उस बलों को हम लोग क्या बोलेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जानते हैं। जैसे कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी एक बहुत बड़ा पिंड है, सूर्य एक बहुत बड़ा पिंड है, ऐसा ही अन्य सभी ग्रहों पिंड है। ये सभी चाहते हैं, ये जो पिंड चाहते हैं कि इसको हम आपस में खींच लें, एक दूसरे को बल लगाते हैं। जो ये बल है, ये बल को ही क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जानते हैं। और चूँकि जानते हैं कि जो पृथ्वी होती है कोई भी वस्तु को अपने ओर आकर्षित करती है, तो किस बल से आकर्षित करती है, तो इसी बल से अपने पीछे की अपने सतह पर किसी वस्तु को खींचती है पृथ्वी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो बल होता है इसके प्रकृति क्या होता है, आप देखे होंगे जो चुंबक होता है, अगर चुंबक को काटेंगे तो अगर चुंबक लगाएंगे तो एक साइड से क्या होगा, ये चिपक जाएगा, मतलब उसमें बल कौन कार्य करेगा, आकर्षण बल काम करेगा। आकर्षण मतलब खिंचाव बल। और एक साइड से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो चिपकेगा नहीं, दूर भागेगा, और दूर भागेगा तो उसे बोलेंगे प्रतिकर्षण बल। तो यहाँ देखा जाए तो बल के प्रकृति 2 निकल के आ रहा है, एगो आकर्षण, एगो आता है प्रतिकर्षण। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल जो है 2 द्रव्यमानों के बीच कार्य करता है, 2 पिंडों के बीच कार्य करता है, और 2 पिंडों के बीच लगने वाला बल केवल उसमें कौन गुण होता है, आकर्षण का गुण होता है, केवल खींचने का गुण होता है। ऐसा नहीं कि ये दूर भाग जाएगा। यानी कहने का मतलब पृथ्वी पर चाहे कोई भी 2 वस्तु है जिसमें द्रव्यमान है वो बल लगा रहे हैं। जैसे कि आपका जहाँ मोबाइल देख रहे हैं, आपका मोबाइल और आपका शरीर, आपका मोबाइल भी क्या है, द्रव्यमान है, आपका शरीर भी क्या है, एक द्रव्यमान है। तो 2 द्रव्यमानों के बीच कौन बल कार्य करेगा, आकर्षण बल कार्य करेगा। तो अब बोलेंगे सर कि आकर्षण बल कार्य करेगा तो मोबाइल क्यों नहीं हमारा शरीर से चिपक जाता है। देखिए ये जो द्रव्यमान से जो बल लगता है वो इतना कम बल होता है, छोट द्रव्यमानों से इतना कम बल होता है कि इसे जनरली हम लोग इसको अनुभव कर ही नहीं सकते हैं, और इस बल से उतना परिवर्तन हो ही नहीं सकता है। और ये बल तब प्रभाव दिखाएगा जब द्रव्यमान बहुत बड़ा हो। जैसे कि पृथ्वी जो है बहुत बड़ा है, द्रव्यमान बहुत बड़ा है, तब इस बलों का प्रभाव यहाँ पर स्पष्ट दिखाई देता है कि कोई वस्तु को पृथ्वी खींच लेती है ना। यानी हम समझ गए कि छोटा भी द्रव्यमान होगा तो वो वस्तु को खींचेगा, खींचने का उसके अंदर गुण है, आकर्षण बल लगा रहा है। लेकिन ये बल क्या है, एकदम नगण्य के बराबर है। नगण्य हम लोग के दैनिक जीवन में इसका प्रभाव देखने को मिलवे नहीं करेगा, ठीक है। और जो बड़े बड़े द्रव्यमान होंगे उनका बल जो होगा यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो पूछेंगे बताओ ये गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसका प्रकृति कैसी है, तो ये आकर्षण प्रकृति का होता है। यह बल द्रव्यमानों के कारण लगता है। पूछेगा बताओ ये गुरुत्वाकर्षण बल किसके कारण लगता है, तो द्रव्यमान के कारण लगता है। यह प्रकृति में पाए जाने वाले सभी बलों में दुर्बल बल होता है। देखो कहा दिया गया यहाँ पर, प्रकृति में पाए जाने सभी बलों से एकदम क्या होता है, कमजोर। सबसे कमजोर बल कौन है, गुरुत्वाकर्षण बल है। क्यों, क्योंकि छोट द्रव्यमान रहेगा, छोट वजन वाला वस्तु रहेगा, तो इनमें कोई वस्तु बल नहीं कार्य करता है। और ये छोटे तो बल कार्य नहीं करेगा। ये बहुत बड़ा हो गया, पृथ्वी ऐसा हो गया, तो इस बल का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो वहीं बोल रहा है कि ये प्रकृति में क्या होता है, दुर्बल बल होता है। अब बहुत दुर्बल चीज़ कोई है, दुर्बल बहुत चीज़ है, उसको बहुत बड़ा कर दिया जाए तो दुर्बल जुड़ते बहुत थोड़ा स्ट्रांग हो जाएंगे। वहीं है द्रव्यमान बहुत बड़ा हो जाएगा तो दुर्बल बल का प्रभाव स्पष्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देखिए गुरुत्वीय बल का मान 2 पिंड मतलब द्रव्यमानों के
गुणनफल के समानुपाती होता है। मान लो कि यहाँ पर दो पिंड है, एक का द्रव्यमान m1 है और एक का द्रव्यमान m2 है, तो दोनों का जो गुणा कर देंगे उसका समानुपाती होगा ये बल। तो यहाँ पर देखो हमने माना कि दो पिंड का द्रव्यमान m1 है और क्या है m2 है, और m1 द्रव्यमान के एक पिंड यहाँ पर है, m2 द्रव्यमान के एक पिंड यहाँ पर है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, r डिस्टेंस है। तो जो फोर्स होगा वो ये फोर्स किसके समानुपाती होगा, तो m1 इंटू m2 का समानुपाती होगा, और इनके बीच के दूरी के स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती होगा, जो कि यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि f जो है m1 और m2 के क्या है, समानुपाती है। इसको इक्वेशन 1 माना गया है। और यही f जो है, ये जो पिंड है, पिंड के जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस के स्क्वायर का उल्टा है। स्क्वायर कर दिए आर स्क्वायर का उल्टा कितना होगा, मतलब नीचे 1 है, उल्टा करेंगे तो 1/r² हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पर दो यहाँ पर द्रव्यमान m1 और m2 है, और बीच का दूरी क्या है, यहाँ पर r है। तो ये फोर्स ये दोनों बलों के, दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती है कि नहीं। और इनके बीच का जो दूरी है वो दूरी r है। r के पहले वर्ग कर दो और वर्ग करके इसका व्युत्क्रम कर दो। व्युत्क्रम मतलब कि इसका उल्टा, नीचे 1 है तो 1/r² के बल का होगा, समानुपाती होगा, मतलब कि यही f जो होगा 1/r² के इक्वल होगा। ये दोनों इक्वेशन का कंपेयर करेंगे, f कंपेयर करेंगे तो यही f जो होगा m1/m2 ऊपर आ जाएगा, r² नीचे आ जाएगा, और नीचे यहाँ हटेगा। जब यहाँ पर समानुपाती के साइन हटेगा तो एक यहाँ पर नियतांक आता है जिसे हम g बोलते हैं। तो f बराबर, बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला यहाँ पर निकल गया आपका, g बराबर m1 इंटू m2/r², जहाँ g एक क्या है, गुरुत्वीय नियतांक है। इसका मान इतना होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg² इसका वैल्यू होता है। अभी देखो इसके बारे में थोड़ा बहुत हमने यहाँ पर आपको बताया है। इसके लिए एक स्पेशल चैप्टर है, आप चैप्टर में पढ़ोगे पूरा, यहाँ पर इसके बारे में विस्तृत अध्ययन हम लोग प्राप्त करेंगे, किस प्रकार से बल कार्य करता है, पृथ्वी की सतह पर रहेगा तो कितना फोर्स कार्य करेगा, इस सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी आप लोगों को थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेना है। दूसरा बल के बारे में बात करें तो विद्युत चुम्बकीय बल है ना। विद्युत चुम्बकीय बल जो होता है वो चुंबक जो है ना, विद्युत चुम्बकीय जो बल होता है आवेश के कणों के है ना मध्य लगने वाला बल है। आवेश जानते हैं, आवेश दो होता है, धनावेश होता है, एक क्या होता है, ऋणावेश होता है, प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज है ना। अगर दो को प्लस चार्ज आ जाएगा तो इनमें कौन बल काम करेगा, इसे बल करेगा प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। और दो को यहाँ पर माइनस आ जाएगा तब वो कौन बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण कार्य करेगा। लेकिन एक बल का आ जाए, प्लस आ जाए, और एक बल माइनस आ जाए, तब इनके बीच आकर्षण बल कार्य करेगा। तो आप सीधे बोल दोगे सर कि ये जो बल लग रहा है ये आवेशित कणों की वजह से लग रहा है, अर्थात इन कणों में आपका कौन कौन गुण देखने को मिलेगा, तो आकर्षण भी देखने को मिलेगा और प्रतिकर्षण भी देखने को मिलेगा, है ना। और वहीं भी बात करें हम कि बताओ गुरुत्वाकर्षण में कौन देखने को मिलेगा, तो केवल आकर्षण होगा, है ना। यहाँ लिखा भी गया है कि यह केवल आकर्षण प्रकृति का होता है, लेकिन यहाँ पर जो बल होगा ये दोनों होगा। तो ये बल जो है आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है। जब आवेश स्थिर होता है तो विद्युत बल कार्य करता है। स्थिर आवेश विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं। पूछेगा स्थिर आवेश कौन सा प्रभाव उत्पन्न करते हैं, तो विद्युतीय प्रभाव को उत्पन्न करते हैं, जबकि गतिशील आवेश जो होते हैं विद्युत प्रभाव के साथ चुंबकीय प्रभाव भी दिखाते हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण आपसे क्वेश्चन यहाँ ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है कि कोई स्थिर आवेश से वो कौन प्रभाव दिखाएगा, तो विद्युतीय प्रभाव। और कोई आवेश गति कर रहा है तो विद्युतीय प्रभाव तो दिखाएगा और साथ में चुंबकीय प्रभाव भी वहाँ पर शो करेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका टॉपिक कि स्थिर जो आवेश होता है विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न करता है, जबकि गतिशील आवेश जो होता है विद्युतीय प्रभाव के साथ साथ चुंबकीय प्रभाव भी प्रदर्शित करने का कार्य करता है। गुरुत्वीय बल की तुलना में यह बल कहीं अधिक प्रबल होता है। अब पूछेंगे बताओ कि ये बल प्रबल होगा कि ये वाला बल प्रबल होगा, तो ये बल दुर्बल होता है, और इससे ये बल क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल से क्या होता है, ये बल प्रबल होता है, मतलब मजबूत होता है, ठीक है। तनाव, घर्षण बल, समान बल, कमानी बल आदि बलों का मूल कारण विद्युत चुम्बकीय बल है। अब इसके बारे में भी आप लोग थोड़ा बहुत जान गए, इसके बारे में भी एक आपको चैप्टर पढ़ना आगे चल के, तो उसके बारे में सब यहाँ पर आप लोगों को वहाँ मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम जानते हैं कि नाभिक में मूलतः दो कण पाए जाते हैं, ये परमाणु हो, ये नाभिक है। नाभिक में क्या पाया जाता है, नाभिक में प्रोटॉन पाया जाता है और न्यूट्रॉन पाया जाता है, और इसके बाहर का छाव में पाया जाता है इलेक्ट्रॉन पाया जाता है।
और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। और यहीं पर न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन आपका उदासीन होता है। तो अभी यहाँ पर जिक्र नहीं कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन का, हम बात कर रहे हैं नाभिक के अंदर। तो नाभिक के अंदर सब प्लस होता है। तो क्या आपके मन में ये सवाल नहीं उठ रहा है कि हम जानते हैं कि जब दो समान चार्ज प्लस प्लस अब एक साथ रहेगा तो ये बल लगाता है, कौन बल लगाता है? प्रतिकर्षण बल लगाता है। अर्थात ये दोनों चाहता है कि हम दूर भाग जाएं। तो नाभिक में क्या होता है, नाभिक में जितने प्लस चार्ज होते हैं एक जगह बैठे रहते हैं, एक जगह क्या होते हैं, बैठे रहते हैं। तो क्या ये प्लस इस प्लस पर बाकी सही प्लसों पर ये प्रतिकर्षण बल नहीं लगाएगा? और प्रतिकर्षण बल लगाएगा तो ये पूरा प्लस टूट कर बिखर नहीं जाएगा। ये मतलब कि पूरा नाभिक, ये नाभिक इसका है, टूट कर बिखर जाना चाहिए इसे। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? मेरे कहने का मतलब ये है कि सही प्लस एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। ये प्लस इस प्लस के पास रहना नहीं चाहेगा, मतलब कोई भी प्लस नहीं चाहेगा कि हम प्लस के पास बैठे रहें, तो दूर भागना चाहेगा। तो इस स्थिति में क्या होगा कि पूरा नाभिक ही ये बिखर जाएगा। ये प्लस इधर आ जाएगा, ये प्लस इधर आ जाएगा, तो नाभिक का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और नाभिक हट जाएगा तो पूरा परमाणु का भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं होता है, परमाणु का अस्तित्व है तो नाभिक भी है और नाभिक में प्लस भी है। तो ये प्लस किस प्रकार से बंधा हुआ है, ये प्लस किस प्रकार से एक है? ये सही प्लस चाहता है कि हम अलग हट जाए, लेकिन फिर भी इसमें कौन सी प्रक्रियाएं हैं कि सही प्लस को एक जगह बांध कर रखा गया है? तो वो जो बल लगता है वो कौन बल लगता है? परबल नाभिकीय ये बल कार्य करता है ना। नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉन के बीच है ना विद्युत चुम्बकीय बल लगता है। नाभिक ये है ना, ये परमाणु आपका है, ये एक मिनट जाओ, ये आपका परमाणु है, ये नाभिक है, इसमें प्लस प्लस लगता है प्रोटॉन। तो प्रोटॉनों के बीच क्या बल कार्य करता है ना। तो प्रोटॉनों के बीच क्या करता है? बल कार्य करता है ना। तो परबल क्या लगता है यहाँ पर, कौन बल लगता है? तो परबल यहाँ पर नाभिकीय बल कार्य करता है। तो वहीं बोल रहा है नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉन के मध्य विद्युत चुम्बकीय बल लगता है, जिससे प्रोटॉन के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल नाभिक है ना, नाभिक असंतुलित हो जाए। लगने वाला बल प्रतिकर्षण बल नाभिक असंतुलित हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है, यहाँ पर थोड़ा छूट गया है कि प्रतिकर्षण बल लगता है ना, मैंने प्रोटॉन के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है और प्रतिकर्षण बल लगने के कारण नाभिक क्या हो जाएगा? असंतुलित हो जाएगा। जब यहाँ पर प्रोटॉन पर बल लगेगा तो ये क्या होगा? ये नाभिक इसका हो जाएगा, नाभिक अनबैलेंस हो जाएगा और नाभिक यहाँ से टूट बिखर जाएगा। तो इसी को बचाने के लिए कौन बल कार्य करता है? लेकिन नाभिक में उपस्थित कणों पर चुंबकीय बल से 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली आकर्षण बल कार्य करता है, जिससे नाभिक क्या होता है? बिखरता नहीं है। ये देखो यहाँ पर ये प्लस प्लस है, ये सभी प्लस चाहते हैं कि हम दूर हट जाए। तो जितना ही बल लगा कर ये दूर हटना चाहते हैं उससे लगभग 100 गुना अधिक बल इसको खींचने के लिए एक बल यहाँ पर बनता है, जिसको बोलते हैं परबल नाभिकीय बल। तो इसी कारण की वजह से वो सही प्लस बंद कराते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे आप लोग। अब इसके बारे में एक आगे अलग चैप्टर ही पढ़ना है, तो पूरे चैप्टर को आपको बताएंगे, तो वहाँ पर इसको अच्छे से अध्ययन करेंगे हम लोग, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इस बल का मान आवेश पर निर्भर नहीं करता है। यह बल प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मध्य एक समान कार्य करता है। इस बल की परास बहुत कम होती है, 10⁻⁻40 मीटर से 10⁻⁻15 मीटर तक की होती है। इसके बारे में आगे पढ़ना है बहुत बढ़िया से। सन 1964 में गेलमान ने यह बताया कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ना अति सूक्ष्म अणुओं से बने होते हैं, जिन्हें क्वार्क कहा गया है। इसके बारे में अच्छे से अध्ययन हम लोग आगे की ओर करेंगे। थोड़ा बहुत इसके बारे में आप लोग को यहाँ पर देख लेना है केवल, ठीक है। दुर्बल नाभिकीय बल पढ़ना है, तो दुर्बल उसके बाद पढ़ना आप लोगों को बलों के एकीकरण पढ़ना है, बलों को, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पढ़ना आपको भौतिकी के मूल संरक्षण सिद्धांत पढ़ना है, ऊर्जा संरक्षण नियम पढ़ना है, उसके बाद पढ़ना है संवेग संरक्षण नियम पढ़ना है। ये सभी चीज़ों को पढ़ना है आप लोगों को। तो यहाँ पर आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर ये इस पार्ट में आप लोग, तो बाकी के जो टॉपिक बचा है इसको हम आपके नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे और नेक्स्ट पार्ट में चैप्टर 1 आपका कंप्लीट भी हो जाएगा। तो बाकी आप क्या चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि ऐसे ही आपको हर एक चैप्टर को, सभी चैप्टर को हम नोट्स के माध्यम से आप लोगों को यहाँ पर चीज़ों को प्रोवाइड करें। तो आप कमेंट करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आप चाहते हैं क्या कि सभी चैप्टर के वीडियो हम अपलोड करें, तो आप कमेंट करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक करेंगे, ताकि आने वाले हर एक वीडियो आपको मिल सके।